नाजरीन आदाब, DD उर्दू के हिफ्ज़ान सेहत पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ शो में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, सेहतमंद ज़िंदगी हर किसी का हक़ है, लेकिन हम आमतौर पर सेहतमंद ज़िंदगी का मतलब बीमारियों से बचाव से ज़्यादा इसका इलाज मान लेते हैं, जबकि हिफ्ज़ान सेहत हमारे से मुराद हमारे ऐसे उसूल या अमाल हैं जो सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरअंजाम दिए जाते हैं। हिफ्ज़ान सेहत उन तमाम आमाल, सरगर्मियों और हयाती मसाइल, तमहीदात और असबाब का अहाता करती है जो एक सेहतमंद माहौल वजूद में लाते हैं। लिहाजा हम अपने इस प्रोग्राम में आपको हर बार सेहतमंद रहने के 3 बुनियादी पहलुओं से रूबरू कराते हैं, जिसमें हम आपको माहिर तग़ज़िया बताते हैं कि आप सेहतमंद रहने के लिए आपकी खुराक कैसी हो, आप खाना कब खाएं और आपके खुराक की मिक़दार कितनी हो। योग के माहिर आपको बताएंगे कि आपको सेहतमंद रहने के लिए योग के कौन से आसन आपके मददगार हो सकते हैं, और छोटी मोटी बीमारियों से निजात पाने में एक्यूप्रेशर कितना कारगर साबित हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट समन जमा, और आज हम उनसे पेन मैनेजमेंट पर ख़ास बातें करेंगे। समन जमान, स्टूडियो में आपका खैर मक़दम है। मैडम, आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में दर्द का होना, पेन का होना एक आम बात है। घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, ये अक्सर लोगों में हो जाता है। तो आपकी क्या राय है, किस तरह से अपना न्यूट्रिशन के नज़रिए से पेन को मैनेज किया जा सकता है, या उसका इलाज कैसे हो सकता है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में आजकल हर जगह पेन रहता ही है। कभी घुटनों में पेन रहता है, कभी पैरों में दर्द रहता है। लेकिन इसका एक्चुअली में रीज़न क्या है? एक्चुअली में इसका रीज़न है, ये सब रिलेशन आता है आपके कैल्शियम पे। तो कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो कैल्शियम अगर कम होने लग जाता है तो उस वजह से जो है ये पेन शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है, हमारे जो मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसमें हेल्प करता है, हमारे ब्रेन और नर्व्स में सिग्नल्स पहुंचाने में हेल्प करता है। कहीं कहीं हार्मोन्स में भी इसका कैल्शियम का रोल आ जाता है। तो जब ये पेन शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैल्शियम इंटेक है वो खाने के थ्रू नहीं जा रहा है, वो कम हो गया है, डिफिशिएंसी हो गई। हाँ, डिफिशिएंसी हो गई है। तो बहुत सारे लोग तो सप्लीमेंट्स शुरू कर देते हैं, लेकिन खाने के थ्रू जो कैल्शियम जाना चाहिए वो ज़्यादा यूटिलाइज कर पाती है बॉडी। तो अगर हम कैल्शियम रिच फूड्स की अगर हम बात करें कि कैल्शियम रिच फूड्स कौन से होते हैं, कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, हर तरह का दूध, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गया, दही हो गया, दही में अगर वैरायटी से रायता हो गया, ये सब रिच रहते हैं कैल्शियम में। और अगर हम नॉनवेज में आते हैं तो कुछ अमाउंट में अंडे में कैल्शियम होता है, एग वाइट में कैल्शियम रहता है, और फिश में कैल्शियम रहता है। तो ये है मतलब कुछ जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कैल्शियम का अगर हम इनसे इनटेक लेना शुरू कर देते हैं तो ये जो है हमारी पेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अच्छा, कैल्शियम का अकेला रोल नहीं होता है हमारी ये दर्द को दूर करने में। कैल्शियम कुछ और मिनरल्स के साथ हैंड टू हैंड वर्क करता है। जैसे कि कैल्शियम वर्क करता है मैग्नीशियम के साथ। अगर मैग्नीशियम भाई अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था तो फिर भी वो जो कैल्शियम जो है इतना टोटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। तो मैग्नीशियम रिच फूड्स की अगर हम बात करें, सारी जो सब्जियां होती हैं हमारी वो सब मैग्नीशियम, इनमें सब में मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है ज़रूरी। हाँ, सो दैट कि मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाए, हमारी एब्जॉर्ब करने के लिए उसको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। एक और अगर हम विटामिन की बात करें तो कैल्शियम हैंड टू हैंड वर्क करता है विटामिन डी के साथ। आप सुना होगा विटामिन डी तो आजकल बहुत ज़्यादा आजकल डिफिशिएंसी हो गई है, बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड में भी है कि विटामिन डी क्या है। सडनली लोगों के घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन डी कम हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो वो क्यों है? क्योंकि आजकल लोग जो हैं सन एक्सपोजर में नहीं आ रहे हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं।
बोलते हैं टैनिंग हो गई है तो वो ग्लव्स पहनते हैं, अपने आप को ढक के रखते हैं। लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हाँ, हो गया है। लाइफस्टाइल हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। पहले क्या होता था ना, लोग धूप में ही काम करते थे, उनको नहीं था कि क्या है ये टैनिंग, सनबर्न से ये सब, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आजकल सब लोग अपने आप को कवर्ड रखते हैं, तो कवर्ड नहीं रखना है। अगर मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार भी अगर हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सपोजर देंगे सन के थ्रू, विदाउट थिंकिंग कि हमारे सनबर्न्स हो रहे हैं या हमारी टैनिंग हो रही है, तो उससे भी विटामिन डी मिलेगा। क्योंकि विटामिन डी जैसे ही हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होता है, वो अगेन हेल्प करता है कि कैल्शियम को और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे टीथ को और स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे मसल्स को और अच्छे से काम करने में, ब्रेन को और अच्छा से सिग्नल पहुंचाने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी भी अगर कम रहेगा, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे भी ना बोन्स में पेन शुरू हो जाता है। तो विटामिन डी या तो आप सनलाइट के एक्सपोजर, वो बेस्ट रहेगा कि अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर अपनी बॉडी को दें हफ्ते में 3 से 4 बार 15 से 20 मिनट के लिए, अपने हाथों को और पैरों को, अपने फेस को थोड़ा सा धूप में लेके जाएं, एक्सपोजर दें। मतलब जल्दी भी धूप में भी नहीं जाना है, जो सुबह की जो धूप होती है, हल्की हल्की धूप जो होती है, अगर हम वॉक के लिए ही चले जाएंगे सुबह में, तो हमें हल्की हल्की धूप में वो थोड़ा सा हमें थोड़ा खुले कपड़े पहन के खुले, थोड़ा धूप अपना वो जो हम आजकल वो यूज करते हैं क्रीम्स आती है ना, वो एंटी वो बचाने के लिए कि वो बर्न नहीं होता है या टैनिंग नहीं होती है, वो वाली क्रीम्स अगर हम ना यूज से भी, हाँ वो मतलब या तो इस्तेमाल कम करें या इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा अच्छा है। उससे ना विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। हाँ, अच्छा। तो जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम इंटेक बढ़ाइए, विटामिन डी का अपना इंटेक इंक्रीज करिए। मैग्नीशियम, जैसे मैंने आपको बताया, सारी सब्जियों में मैग्नीशियम रहता है, तो उससे जो है कैल्शियम इंटेक बढ़ेगा। और आजकल जो विटामिन डी लेने के लिए सूरज की रोशनी के अलावा और क्या? विटामिन डी फिर नट्स में होता है, फिश में रहता है विटामिन डी जो है, थोड़ा सा अंडे में भी रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बेस्ट हमारा वही रहेगा एक्सपोजर टू सन। एक्सपोजर टू सन से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल जाता है। तो ये कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सब अगर हम खाने के थ्रू अच्छी क्वांटिटी में लें, जैसे कि अगर हम दिन में 3 बार दूध से बनी हुई चीज़ें लेंगे। ये एक्सपोजर टू सन की जो बात हो रही है, सूरज की रोशनी, तो ये बात भी वो हो जानी चाहिए कि सूरज की रोशनी चमड़े पर, स्किन पे लगनी चाहिए। हाँ, स्किन पे लगनी उसकी चाहिए। गर्मी से मतलब नहीं है, वो रोशनी लगनी चाहिए। हाँ, लगनी चाहिए। हल्की धूप जिसको हम बोलते हैं, सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की जो सनराइजेस होते हैं ना, इसमें हल्की हल्की धूप निकलती है, उसमें भी अगर हम आधे घंटे के लिए अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, मतलब अपने हाथों को, अपने पैरों को जितना हम एक्सपोज कर सकते हैं, तो जितना हम एक्सपोज करेंगे, सन के अंदर बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना हम मैक्सिमम एक्सपोजर देंगे सन को, उतना ज़्यादा अच्छा है। वो जलने वाली धूप जो गर्मियों में निकलती है, मैं उस सन की बात नहीं कर रही हूँ, जो हम बोलते हैं लू चल रही है, वो वाला सन नहीं, जो अर्ली मॉर्निंग वाला होता है। वो अगर हम जैसे कि 7 to 8 o'clock, मैक्स 9 o'clock वाली जो धूप होती है, वो बहुत अच्छी रहती है, उसमें ज़्यादा विटामिन डी जो है एब्जॉर्ब होता है। जी, तो वो ज़्यादा अगर हम जितना एक्सपोज करेंगे अपनी बॉडी को विटामिन डी से, उतना ज़्यादा हमें कैल्शियम मिलेगा, उतना ज़्यादा कैल्शियम जो है डिपॉजिट होगा बोन्स में, और उतनी ज़्यादा बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, जिससे पेन कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे मसल्स भी जो है वो भी हमारे कैल्शियम पे ही काम करते हैं। तो अगर हम सिर्फ कैल्शियम लेते जा रहे हैं, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो उसका हमारा कैल्शियम जो है 50% एब्जॉर्ब होगा, 50% नहीं होगा। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए विटामिन डी भी लेना चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है, और मैग्नीशियम का भी होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी हम सब्जियां लेते हैं, उन सब में कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम होता ही है, तो अगर हम वो भी लेंगे तो हमारा जो है पेन मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे थे कि दर्द जो लोगों को रहता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। नाज़रीन, छोटी छोटी बीमारियों से निजात पाने का एक तरीक़ा एक्यूप्रेशर भी है, जो प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालकर किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी किसी माहिर की राय बहुत अहम है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक्यूप्रेशर के माहिर से। तो आजकल के युग के अंदर बहुत सारे लोगों को गर्दन की दर्द होती है, जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम कहा जाता है। हमारे एक्यूप्रेशर के अंदर बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा उपाय है, जिससे हम अपनी नेक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और केवल हमको जो हमारे जो 7 जो वर्टिब्रा जो है, हमारे जो C1 to C7 जो हमारे 7 वर्टिब्रास जो हमारी नेक को कंट्रोल करते हैं, खाली उन्हीं वर्टिब्रास को अगर हम डेली, अगर हम दिन में 3 बार ही अगर हमको एक्टिवेट कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आपको सर्वाइकल कभी आ नहीं सकती। और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको इसका इफ़ेक्ट जो है 2 या 3 दिन में आना शुरू दिखाई दे, बल्कि इमीडिएटली भी एक्यूप्रेशर करने के बाद आप देखेंगे कि जितनी स्टिफनेस मेरी गर्दन के अंदर थी, जितनी मेरे को पेन हो रही थी,
वो काफ़ी कम हो गई और मुझे जो जकड़न थी मेरी गर्दन के अंदर वो ठीक हो चुकी है। अब मैं आपको उसके जो पॉइंट बताऊंगा। आप देखिए कि ये जो है, ये हमारा जो फर्स्ट जॉइंट है, ये हमारा अंगूठा है, ये फर्स्ट जॉइंट है और ये सेकंड जॉइंट है। ये हड्डी यहाँ पे उभरी हुई है, ये सेकंड जॉइंट है। ये जो हड्डी है ये C1 है, ये C1 वर्टिब्रा है और ये जो हड्डी है ये C7 है, C7 है। C1 और C7 के बीच में सारे वर्टिब्रास हैं, C1 C7। और ये जो वर्टिब्रा जो है हमारा, ये जो जॉइंट है, अगर आप अपना पीछे हाथ लगा के देखें तो गर्दन के नीचे एक आपको हड्डी उभरी हुई दिखाई देगी। एक उभरी हुई हड्डी है, जो उभरी हुई हड्डी है वो C7 है। और अगर हम अपनी सिर के पीछे अगर हम हाथ लगाएं तो सिर हमारा हार्ड है, सख्त है, और ये एज ए अंगूठा सेंटर में रख के अगर हम नीचे स्लाइड करते जाएं तो हार्ड पोर्शन जैसे ही ख़त्म होता है सॉफ्ट पोर्शन शुरू हो जाता है। और जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उसको मेडिकल टर्म में मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, जो हमारा छोटा ब्रेन होता है वहाँ पे। तो उसका जो टॉप जो पोर्शन है वो हमारा C1 है, वो वर्टिब्रा C1 है, और जो उभरा हुआ पोर्शन है वो C7 है। इसके बीच में हमारे पूरे 7 के 7 वर्टिब्रास है जो हमको कंट्रोल करने हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने अंगूठे को यहाँ पे रखिए, इसको प्रेशर दीजिए और इसको 20 बारी से रोटेट कीजिए। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये C2 है। इसी प्रकार हम C2 को अंदर जो है इसको हम 20 बारी हम प्रेशर देंगे। अगर आप देखेंगे जब आपका अंगूठा यहाँ पे पहुँचेगा तो इस C3 के ऊपर आपको बहुत पेन होगी, जबकि C1 और C2 पर पेन नहीं होगी क्योंकि प्रॉब्लम आपकी C3 में है। तो जो भी हमारा वर्टिब्रा पेनफुल है उस वर्टिब्रा को जब हम दबाएंगे तो उस वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होगी। एक और इसके लिए बहुत अच्छी है हमारी एडवांटेज एक्यूप्रेशर की कि आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा है साथ में, आपको खुद पता लग रहा है कि मेरी बॉडी कैसी है। अगर मैंने C1 को यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पर दर्द नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा C1 वर्टिब्रा बिल्कुल ठीक है। ऐसे आपने C2 किया और आपको लगा कि यहाँ दर्द नहीं है तो आप C2 बिल्कुल आपका ठीक है। अगर आपने C3 को दबाया और यहाँ पर दर्द है, इसका मतलब है कि C3 में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है कि जिस पॉइंट पे हमको प्रॉब्लम है उसी पॉइंट को नोट करना है और उसी पॉइंट के ऊपर हमको प्रेशर देना है। ये C3, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे C4, उसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे C5, उसके बाद बढ़ेंगे ये C6 और उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो है वर्टिब्रा ये C7 है। सो अगर हम दोनों हाथों में सुबह जब आप मॉर्निंग में हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा समय लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलते चलते भी आप जो है आप C1 to C7 हर वर्टिब्रा के ऊपर आप मिनिमम 20 सर्कल्स का आप प्रेशर दीजिए और जिस वर्टिब्रे में अंदर प्रॉब्लम है उसको आप 30 से 40 बारी भी आप उसको आप रोटेट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। जब आदमी की सर्वाइकल प्रॉब्लम जो होती है, जब वो कंट्रोल नहीं होती है, काफ़ी देर से आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपने उसका ध्यान नहीं किया, तो वो जो होती है फिर वो शोल्डर पेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले बात तो है कि अगर हम सर्वाइकल को हम कंट्रोल में रखेंगे तो शायद शोल्डर पेन हमको होगी नहीं, नंबर 1। अगर मान लो हो गई है तो उसके लिए क्या है कि ये जो फिंगर है, इस फिंगर का जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम अपने थंब से प्रेस कर सकते हैं। इसको चारों तरफ इस जॉइंट को आप प्रेस कीजिए और इस प्रेस करने से आपको देखेंगे कि आपके शोल्डर के अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। दूसरा ये है कि इस पूरी फिंगर को पकड़ के आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। आप इसको इस डायरेक्शन में भी ट्विस्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ट्विस्ट कर सकते हैं। पर आपको ये देखना है कि कौन सी ट्विस्ट आपकी आरामदायक है। अगर ऐसा मोड़ने से आपको यहाँ पे आराम लग रहा है और लग रहा है कि कंधा भी मेरा ठीक हो रहा है तो आपको राइट ट्विस्ट देनी है। और आपको लग रहा है कि अगर लेफ़्ट ट्विस्ट करने से अगर आपको आराम मिल रहा है तो लेफ़्ट ट्विस्ट करना है और उसका ट्विस्ट करके 4 बारी लंबे सांस लेने हैं। तो 4 बारी लंबे सांस लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो शोल्डर की पेन जो है वो आपकी कम हो गई है। तो ऐसे आपको 3-4 साइकिल जो है आपको इस शोल्डर पेन के लिए आप इसको करेंगे
तो आपको देखेंगे कि शोल्डर के अंदर आपको काफ़ी रिलीफ आपको मिलना शुरू हो गया है। इसी प्रकार अगर आपको राइट शोल्डर में पेन है तो ये जॉइंट है हमारा फिंगर का, इसी फिंगर को हम चारों तरफ से हम इसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह से। इसके अलावा इसको शोल्डर पेन को ठीक करने के लिए ये हमारे पास एक सुजोक रिंग है। ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की रिंग बनी हुई है। इस स्प्रिंग को जब हम इस फिंगर के ऊपर ऐसे चलाते हैं तो ये जो रिंग है ये पूरी जो हमारी जो आर्म है, पूरी आर्म को ये यूनिफॉर्म प्रेशर दे रही है। यूनिफॉर्म प्रेशर जो है पूरी फिंगर को लग रहा है और आप देखेंगे कि ये करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपको लगेगा कि जो मेरी शोल्डर तो मेरा ठीक हो ही गया है, बल्कि मेरी जो पूरी आर्म है वो एकदम लाइट हो गई है और रिलैक्स हो गई है। इसी प्रकार अगर आपका जो पेन जो है वो राइट शोल्डर में है तो इसी फिंगर को आप राइट इस रिंग को आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में चलाइए और आपको राइट शोल्डर में आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है जिसको हम बोलते हैं, तो आप अपने यहाँ देखिए अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को यहाँ सेंटर की लाइन में बीच में रखिए और जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है इस हाथ के अंदर, उस पॉइंट के ऊपर अंगूठे को दबाइए और कम से कम उसको 20 बारी उसको रोटेट कीजिए। तो आप देखें कि जैसे जैसे आप यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो कमर की दर्द है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। योग भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, लेकिन योग तभी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जब योग को योग के उसूलों के मुताबिक करें। तो कैसे करें योग, बता रहे हैं योग गुरु। आज हम देखेंगे योग किस तरह से हमें पेन मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि गर्दन में दर्द, कभी पीठ में दर्द या शरीर के किसी अन्य भाग में भी दर्द, तो किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। आपको नियम याद हैं, योग हमेशा खाने से 2 से 3 घंटे बाद, क्षमता अनुसार, और जब कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी डॉक्टर की भी सलाह ज़रूर ले लें। आज देखते हैं हम जो आपको दिखा रहे हैं कि स्पाइन में, हमारे लोअर बैक में और नेक में कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखते हैं हम गर्दन का सर्वाइकल एरिया जो हमारा है उसमें कितना दर्द वो कंधों तक आता है, तो कैसे हम मैनेज करेंगे। जब आपके गर्दन में दर्द हो तो उस वक्त बहुत ध्यान से आपको बॉडी को करना है मैनेज। दोनों हाथों को चिपका लीजिए, बहुत हल्के से आप गर्दन को दाएं और फिर धीरे धीरे बाएं। अब कोई भी दर्द है वो आपकी मांसपेशियों के अंदर जो कमज़ोरी है, तो जब हम इसको हिला रहे हैं तो आपकी मांसपेशियां, ध्यान रहे जब भी गर्दन और पीठ के निचले भाग में दर्द हो तो आगे झुकने वाला कुछ भी नहीं करना है। आपको किस तरह से उठना है, बैठना है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब आप बीच में आ जाइए। आप साइड टू साइड मुड़ेंगे सिर्फ, जैसे कि आपका दायां कान दाएं कंधे की तरफ मुड़ रहा है, साइड में स्ट्रेच आ रहा है, फिर बीच में आए और फिर हल्का सा लेफ्ट में झुक गए। हल्का, हमेशा धीरे। आपका शरीर बहुत ही एक बढ़िया मशीन है और अपने आप ही अपने आप को ठीक करता है। योग मतलब थोड़ा सा हम उसके साथ सहयोग कर रहे हैं बस। सारे इसके तंत्र अपने आप सुचारू रूप से चलते हैं। आपने खाना खाया, आप भूल गए, अपने आप अंदर के तंत्र उसको हजम करते हैं, जज्ब करते हैं। अब आप सेंटर में आ जाइए। अब मांसपेशियों को कसने के लिए क्या करेंगे, दोनों पैर मजबूती से जोड़ के रखें और अपने दाएं हाथ से अपने सर के दाएं तरफ से एक पुश करें आप, और सिर अपने आप को रोक रहा है, तो इससे क्या होगा, सामान्य श्वास लेते रहे। आप देखेंगे गर्दन के ये वाली जो मांसपेशियां एकदम से कस जाएंगी। तो हम इसको
15 से 20 सेकंड तक रोकें। जैसे कि एक बच्चे खेलते हैं रस्सा कशी का, तो हाथ और सिर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कौन हाथ कह रहा है मैं तुम्हें पुश करूंगा और सिर है वो अपने आप को रोक रहा है। तो एक तरह का इसको आप मज़े से करें, क्षमता अनुसार रोक कर और धीरे धीरे वापस आ जाइए। यही तरफ अब हम बाएं तरफ से भी करेंगे। आपने दबाया और सिर दब नहीं रहा, सिर उसको रोक रहा है हाथ को, और अब देखेंगे आपकी मांसपेशियां यहाँ पर कस जाती हैं गर्दन की। अब इसका नियमित अभ्यास से आपके गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये एक दिन में नहीं होगा, आपको इसको नियम पूर्वक करते रहना है। वापस आ जाएंगे। जब आपको प्रॉब्लम हो तो आपको इसको दिन में 2 बार भी करें या 3 बार करें। दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ लें, पीछे से अब सिर के ऐसे लगा लें। अब ये सिर को धक्का मार रहे हैं और सिर उसको रोक रहा है, तो जितना दबाव आपका हाथ लगा रहा है उतना ही दबाव आपकी गर्दन की मांसपेशियां भी पैदा कर रही हैं। जो भौतिक के जो नियम हैं भौतिकी के, वही नियम यहाँ पर भी काम आते हैं। गुरुत्वाकर्षण, दबाव, जो कानून भौतिकी के हैं वही योग में भी हैं। हम सब उसी नियम के अंदर आते हैं। तो आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको, ये तो हो गए कुछ क्रियाएं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा आप ध्यान को ले जाते हैं लोअर बैक में। अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम हो तो हमारे ऊपर वाले शरीर का भार पड़ता रहता है हमारे स्पाइन पे, और हमारे पेट की मांसपेशियां भी जब कमज़ोर हो जाएं तो सारा दबाव आपके लोअर बैक की तरफ चला जाता है। तो पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अभी कुछ करेंगे। पहले अपनी स्पाइन को, रीढ़ को खींचते हैं ऊपर, ऐसे उंगलियां क्रॉस कर लें। अब ये आसन का अभ्यास है, और सामने खींचे, घुटने कसे हुए और भरते हुए सांस, अपने घुटने लॉक कर दें और खींचे ऊपर की तरफ बस। तो आप देखेंगे कई बार जो बैठे बैठे हमारा लोअर बैक, हमारा पीठ का निचला भाग दब जाता है। अब वो महीनों तक हम बैठे रहते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो वहाँ की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये ताड़ासन का अभ्यास है। आपकी रीढ़ छोटी छोटी कशेरुका से बना हुआ है, मोती भी कहते हैं, मन का कहते हैं। जो वो खींचते हैं तो दबाव कम होता है और आपकी जो नसें हैं वो जो दबी होती हैं उनको भी जगह मिलती है। तो धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हुए हाथों को गोल घुमाते हुए ले आइए वापस। इसका अभ्यास 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, कंधों जितना या थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और अपना बायां हाथ आप सीधा ऐसे कर दें, हथेली ऊपर की तरफ करें, दोनों घुटने कसे हुए, और सांस भरते हुए हाथ कान के साथ लगा दें और खींचे ऊपर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप जाएं। हमने आपको पहले भी दिखाया कि जब आप खिंचाव डालें तो थोड़ा सा उसमें शरीर एकदम स्थिर हो, सामान्य श्वास चलता रहे, तो आपकी रीढ़ को ये एक लंबाई देता है। और धीरे धीरे जब आपकी दर्द होगी तो अब इतना नहीं रोकना चाहिए, वापस आ जाइए और धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। यही चीज़ अब दाएं हाथ के साथ आप इसको ज़मीन के समानांतर ले आए, हथेली ऊपर, घुटने कसे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर कान के साथ लगा दें और खींचे। झुकते वक्त आप सांस छोड़ें और बिल्कुल अपने साइड में रहें और अपनी समता में ही करें, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े आप ज़्यादा देर रुक पाएंगे और आपकी मसल्स में और ताकत आएगी। धीरे धीरे वापस सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आप आ जाइए और ढीला छोड़िए।
हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। आप अपने तासुरात हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।